टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल साइंस, जहां हम बायोलॉजिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जो आपके 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम सबने बायोलॉजी के बारे में सुना है और हम जानते भी हैं कि बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक जिंदा साइंस को पढ़ना का तरीका है जो जीवन को हमें समझाता है एक तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का नेचर क्या होता है और कुछ ऐसे साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने हमारा पूरा ह्यूमन लाइफ ही बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस होता क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड मोर। देखो, बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो हर जीवित चीज़ का स्टडी करता है। इसमें हम ये जानते हैं कि मतलब एक नॉर्मल जो सीड होता है वो कैसे एक पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैसे हमारा ह्यूमन हार्ट बीट करता है, कैसे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाते हैं, मतलब हमारा जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो बायोलॉजी हमें ज़मीन से लेकर के आसमान तक हर तरह के जीव के फॉर्म को समझाने का काम करती है। Now, nature of biological science. Empirical and evidence based, interdisciplinary and evolving, involves observation, experimentation and reasoning. बायोलॉजिकल साइंस की कुछ खास बातें हैं। ये इम्पेरिकल है, यानी सब कुछ प्रूफ और ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे ही होता है। ये डायनेमिक है, यानी कि नए रिसर्च के साथ ये बदलते भी रहता है, और इंटरडिसिप्लिनरी भी है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब के एलिमेंट्स इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, जो हर चीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल में दे तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज ज़रूरी है ना, तो ये केमिस्ट्री से इंटर रिलेटेड हुआ। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, डील्स विद डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ लाइफ, कंसर्न विद स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स। साइंटिफिक मेथड का इसमें यूज़ होता है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ब्लू व्हेल्स, इसके बारे में इस तरह के मतलब कि एक सेंटर से लेके एक लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में भी समझते हैं। सब कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। तो सोचो, एक छोटा सा जीव जैसे कि चींटी से लेकर के बड़ा सा एलिफेंट, दोनों का जीवन जो है उनको हम देखते हैं, समझते हैं, और एक तरह से दोनों का जीवन सेम है, बट उनके सारे सिस्टम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कोई भी प्लांट्स है, कोई भी एनिमल्स है, सबके अंदर डाइवर्सिटी है। ये एग्जाम्पल हमें डाइवर्सिटी के बारे में स्पेशली अच्छे से समझाता है। नाउ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स, जहाँ हम हेरिडेटरी और डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी, जहाँ हम नेचर और इन्वायरमेंट के बीच का कनेक्शन समझाते हैं। तो ये ब्रांचेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के बिना ह्यूमन प्रोग्रेस सोचना बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं। हेल्प्स अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस, बेसिस फॉर हेल्थ साइंसेस, इन्फॉर्म्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात करें तो डिजीज़ का समाधान हमें बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू ही मिलता है। फार्मिंग में हाई यील्डिंग क्रॉप्स के बारे में भी समाधान हमें
बायोलॉजिकल साइंस की मदद से ही मिलता है। इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशन और कंजर्वेशन की बात हम बायोलॉजिकल साइंस की मदद से ही करते हैं। इनोवेशन जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई नया इन्वेंशन होना या फिर मेडिसिन बनना या फिर वैक्सीन्स बनना, ये सब कुछ बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सोचिए अगर एक जैसे कि बहुत समय पहले पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि वो एक एंटीबायोटिक के रूप में आया। अगर सोचो वो पेनिसिलिन का डिस्कवरी नहीं होता, एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं आ पाता। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल साइंस हमारे लाइफ के लिए। नाउ साइंटिफिक एटीट्यूड इन बायोलॉजी। अब हम साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि एक ट्रू बायोलॉजिस्ट में कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, वो किस तरह का होता है उसके बारे में देखते हैं। क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, स्केप्टिज्म एंड ओपन माइंडेडनेस, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस एंड पीयर रिव्यू। देखो एक ट्रू बायोलॉजिस्ट होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत मायने रखता है, यानी कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ होना। तभी तो ये क्यूरियोसिटी ही तो इन्वेंशन करती है, एक्सपेरिमेंट्स करती है। और रीजनिंग, हर बात पे अपना लॉजिक अच्छे से यूज़ करना, अपनी समझ बूझ का यूज़ करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे केमिकल्स होते हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी यूज़ होता है। जहाँ हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते समझते उसको हम एज ए लॉजिकल रीजनिंग वे में ही सोचते हैं। ओपन माइंडेडनेस, हर आइडिया को सुनना, ये नहीं कि हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं तो हम अपने से छोटे लोगों के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे, छोटे का आइडिया हम नहीं प्रेफर करेंगे उसको अपने किसी भी चीज़ में। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का आइडिया यूनिक होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। रिस्पेक्ट फॉर एविडेंसेस, अगर कोई भी आदमी किसी भी तरह का फैक्ट आपके सामने दिखाता है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर एक बार भरोसा करना चाहिए। तो सोचो जब मेंडल ने पहली बार, मुझे तो यही लगता है आश्चर्य कि मेंडल जब पहली बार किसी के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, मे बी शायद, मे बी नहीं सॉरी, पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब किए थे तो उन्होंने साइंटिफिक एटीट्यूड दिखाया था ना। जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड, पेशेंस सबसे पहले दिखाया था कि मतलब बार बार पी प्लांट्स का ग्रो अप होने के बाद फिर उनके अंदर मीटिंग कराना, तो वहाँ पेशेंस उनका दिखा था, ऑब्जर्वेशन स्किल भी दिखाया था और एनालिसिस भी दिखा था। तो देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक एटीट्यूड होना बायोलॉजी के अंदर एज ए बायोलॉजिस्ट। Now methods used in biological science: observation and experimentation, hypothesis formulation and testing, data collection and analysis। बायोलॉजी में काम कैसे होता है उसके बारे में पहले तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो किसी चीज़ को, हाइपोथेसिस बनाओ, एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करो और डाटा को एनालाइज करो, कंक्लूजन को भी बाद में जाके ड्रॉ करो। देखो अगर इस चीज़ को हम इजी वे में तुमको समझाने की कोशिश करें तो जब जैसे कि लुईस पॉस्चर जी ने सबसे पहले जर्म्स का थ्योरी दिया था, तो उन्होंने किसी चीज़ को बार बार करके देखा था, बार बार एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव दिया था कि डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई भी चीज़ अवेयर नहीं होता था और इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इसलिए किसी एक एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके देखना पड़ता था, बार बार उसके ऊपर क्या मिस्टेक्स हुई, क्या बातें, उन चीज़ सबको देखना पड़ता था ना। हम कुछ मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अचीवमेंट जिन्होंने बायोलॉजी के कोर्स को ही बदल दिया, इससे इंसानी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बदल गई हमारी, उसके बारे में हम देखते हैं। हमारा पहला मेजर अचीवमेंट था सेल थ्योरी। Cell theory proposed by Schleiden and Swan. All living things are composed of cells. Cells are the basic unit of life. स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर बताया था सेल थ्योरी के बारे में कि सेल ही जीवन की सबसे बेसिक यूनिट होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, सेल से ही बना होता है। उसके बाद जाकर के वर्च्यू ने ऐड किया कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सोचो आज जितना भी हम ये कैंसर या फिर स्टीम सेल, ये जितना कुछ भी रिसर्च होता है सब कुछ किस वजह से, सेल थ्योरी के आ जाने के बाद ही। सबसे हमारा मेजर और प्राइमरी अचीवमेंट तो यही था, सेल थ्योरी। नाउ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये भी एक हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था।
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सेलेक्शन एक्सप्लेन्स एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। चार्ल्स डार्विन ने दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर सेलेक्ट करता है कौन सरवाइव करेगा और कौन नहीं। जो अडेप्ट करता है वही सरवाइव करता है। जैसे कि हाँ, जिराफ का लंबा गर्दन होना, ये दिखाता है कि जब ट्रीज़ काफ़ी बड़े बड़े होते थे तो खाना खाने के लिए उनको नहीं हो पाता था, ऐसा मतलब एवोल्यूशन में बताया गया। तो जिराफों ने अपना काफ़ी ज़्यादा गर्दन को लंबे करके पत्ते को खाने की कोशिश करी। इससे हुआ क्या कि उनके थ्योरी बायोलॉजी के फाउंडेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, जिस वजह से उनका गर्दन जो है लंबा होने लगा, और आज भी वो इवोल्यूशन कंटिन्यू होते आ रहा है, जिस वजह से उनका गर्दन वैसे ही लंबा है। तो देखो ये थ्योरी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर दिया ना फाउंडेशन पर क्या बना था उसके बारे में, और आज भी वही इवोल्यूशन फेस कर रहा है एस्पेक्ट्स के रूप में, तो ये रिलेटेड हो गया ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से। नाउ डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे अचीवमेंट में। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक in 1953 डबल हेलिक्स मॉडल एक्सप्लेन्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये इन्होंने बताया कि एक जेनेटिक कोड कैसे काम करता है उसके बारे में। डीएनए के बिना जीन्स, हेरिडिटरी या फिर क्लोनिंग, कैंसर रिसर्च कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसमें केमिस्ट्री, एक्सरे और बायोलॉजी सब का कंट्रीब्यूशन था, और इस वजह से हम बहुत कुछ समझ भी पाए कि क्या कैसे होता है, कितना इतना बड़ा इंटरचेंजिंग पॉसिबल है हमारे लाइफ में। नाउ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉडर्न बायोलॉजी का सबसे बड़ा गिफ्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है इसके बारे में देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, CRISPR जीन एडिटिंग, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो, रिकॉम्बिनेशन डीएनए जीन्स को कट पेस्ट करके नए ऑर्गेन्स बनाने के तरीकों को बोलते हैं। मतलब कि किसी भी जीन में किसी प्रकार का कट करते हैं और किसी नए जीन को ऐड करते हैं तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये CRISPR जो है, इसमें हम करते क्या है, जीन एडिटिंग टूल है ये एक तरह का, जिसमें डिजीज़ को क्योर करने के लिए और डिज़ाइनर क्रॉप्स के बेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर एग्जांपल्स के रूप में समझाएं तो हम लोगों ने क्लास 12th में इंसुलिन के बारे में पढ़ा। इंसुलिन जो था सबसे पहले पिग के पैनक्रियाज से इन्वेंट किया गया था, पर धीरे धीरे उसका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और कुछ समय के बाद हम उसको एज ए पैनक्रियाज के फॉर्म्स पिग के पैनक्रियाज के जब हम उसको इंसुलिन का यूज़ करते थे उसको इंटरचेंज कर दिए, क्योंकि वो इंसुलिन किसी ह्यूमन बींग के अंदर जाता था तो उनके अंदर एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगे, जिस वजह से हम उनको चेंज करने लगे। तो देखो, मतलब आज हम बैक्टीरिया को इंजीनियर करके इंसुलिन बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चेंजिंग के ऊपर आए ना धीरे धीरे जा करके। अगर हम वही इंसुलिन का पिक बार बार यूज़ कर रहे होते तो आज हमारे अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते, पर थैंकफुली हम अपना दिमाग का यूज़ किए, हम उसके बारे में रिसर्च किए, अचीव किए, तो कहीं ना कहीं आज हम बैक्टीरिया से भी उस चीज़ को उपलब्ध कर पा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो स्टूडेंट्स, अब फाइनल कंक्लूजन क्या आता है? बायोलॉजिकल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइफ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट्स डिस्कवर्स इम्पैक्ट मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी सिर्फ टेक्स्ट बुक के सब्जेक्ट ही नहीं है, ये एक लिविंग साइंस है जो रोज़ नई डिस्कवरी से मतलब इवॉल्व होता रहता है। आज हम जाने इसके बारे में कि उसका नेचर कैसा था बायोलॉजी का, और कुछ कुछ ऐसे डिस्कवरीज हमने देखा जैसे कि सेल थ्योरी, इवोल्यूशन, डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हो जाने से दुनिया और भी ज़्यादा बेटर बनते जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हम और अपने लाइफ में इम्प्रूव करने वाले हैं। तो अगर आप भी कल को साइंटिस्ट बन सकते हैं तो बस एक सवाल
अपने से भी करिएगा कि आपको कितना अच्छा इन्वेंट करना है और अपने टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ के दिखाना, अपने देश की भी तरक्की करवानी है। इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। तो अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, इसके लिए आप नीचे में कमेंट करें। और हाँ, आप अपना राय देना न भूलें और हमें सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।